हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएचयू वाले। आपका स्वागत है मॉडर्न हिस्ट्री के इस पीवाईक्यू सीरीज़ में। ये हमारा चौथा सीरीज़ है। इससे पहले हमने पीवाईक्यू के 3 सीरीज़ ले चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। हमने जो 3 सीरीज़ लिए थे उसमें मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए थे। हर पीवाईक्यू सीरीज़ के लास्ट में मैं एक आपको क्वेश्चन देती हूँ जो आपको कमेंट में करना होता है, वो उसका आंसर आपको देना होता है। जिसमें आपको हमने ये 3 सीरीज़ जो दिए थे उसके तीनों के आंसर आज हम इस सीरीज़ में आपको बताएंगे। तो पहला जो सीरीज़ हमने लिया था उसमें था ये क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनीज वाज द फर्स्ट टू रिसीव द चार्टर टू डू बिजनेस इन इंडिया। फर्स्ट इज लिविन कंपनी, सेकेंड इज ईस्ट इंडिया कंपनी, थर्ड इज इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया और फोर्थ इज ओस्टेन कंपनी। तो इसका जो आंसर आपका है वो है लिवेंट कंपनी। ये लिवेंट कंपनी को सबसे पहले 1593 में स्थल मार्ग यानी कि रोड से, मतलब जो भी मार्ग स्थल से करना था उसके लिए सबसे पहले इस कंपनी को जो है कि यूरोपीय कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले अधिकार प्राप्त हुआ था। अगर दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, जिसकी हम लोग बात करें, तो इसे 31 दिसंबर 1600 को, उस टाइम जब ब्रिटेन में एलिजाबेथ प्रथम थी, इन्होंने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स टू लंदन ट्रेडिंग इनटू द इंडीज। इस कंपनी को जो पहली बार जो समुद्री मार्ग से मिला था और स्थल मार्ग से पहली बार 1593 मिला था। तो 31 दिसंबर 1600 को समुद्री मार्ग से समुद्री मार्ग से एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ दी मर्चेंट्स टू लंदन ट्रेडिंग इनटू द इंडीज। ठीक, इसके लिए जो है कि पहला अधिकार प्राप्त मिला था। और यही बाद में हम लोग देखेंगे तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हो जाती है। इसके बाद देखेंगे 1709 में आपकी दो कंपनियां आती हैं। एक कंपनी जो पहले ये जो होती है ये, और एक और न्यू कंपनी करके आती है, और एलिजाबेथ, इनके बीच एक करारनामा होता है 1702 में। और फिर इसके बाद ये होता है कि जो पहली कंपनी उसे बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 1709 में जो कंपनियां चल रही थी साथ में, उसके बाद 1709 में इसी का नाम बदल के, जिसका हम लोग अभी बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसे बाद में नाम बदल के ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया गया। तो यही कंपनी थी जिसे नाम बदल के ईस्ट इंडिया कंपनी रख गया था। तो ये आपका इसका आंसर है पहली पीवाईक्यू सीरीज का। दूसरे पीवाईक्यू सीरीज में जिसमें मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको दिया था, जो कि आपका एंशिएंट इंडिया का पीवाईक्यू सीरीज था, एंशिएंट इंडिया का पीवाईक्यू सीरीज था, उसमें हमने आपको ये क्वेश्चन दिया था कि बड़ी संख्या में चैत्य एवं बिहारों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, गुप्ता, शुंग, मौर्य, कर्ण। तो इसका है शुंग साम्राज्य। ठीक, शुंग जो थे वो तो ब्राह्मण के थे, ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे। जो पुष्यमित्र सिंह इस वंश का संस्थापक है, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, ईश्वंश का संस्थापक और ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था। और देखेंगे इसी के टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा हमें संख्या में चैत्यम बिहारों का निर्माण देखा जाता है। यहाँ पे देखेंगे लकड़ी की जगह चैत्य और स्तूपों के लिए पाषाण, मतलब पत्थरों का पहली बार यूज हम लोग को इसी में देखते हैं। बहुत सारे आर्ट फॉर्म आ चुके थे इस टाइम पीरियड तक। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट, अगर लास्ट जो पीवाईक्यू सीरीज हुआ था जिसमें हमने आपको मेडिवल हिस्ट्री का पीवाईक्यू सीरीज कराया था, उसका लास्ट जो क्वेश्चन था जिसको आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया गया था, ये तीनों आपके होमवर्क क्वेश्चन थे। तो इसमें था कि सिक्के के अध्ययन एवं विश्लेषण को कहा जाता है, यानी कि जो कॉइन्स की स्टडी होती है, एनालिसिस होती है, जिसके बेसिस पे हम लोग जानते हैं कि किस टाइम पीरियड के कॉइन्स क्या हमें बता रहे हैं। उस टाइम की जो सिक्के होते हैं वो बताते हैं कि वहाँ पे कैसी कल्चर थी, किस रिलीजन को मानने वाले थे, और किस जो है कि उनका इकोनॉमी सिस्टम कैसा था, प्रशासन कैसा था। ये सारी चीज़ें सिक्कों के माध्यम से पता करते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन थे। तो आपने अगर पीवाईक्यू सीरीज देखा है तो उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। और इस पीवाईक्यू सीरीज में भी आपको मैं होमवर्क क्वेश्चन दूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट में देना होगा।
तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका है, मंगलोर, परम्बकम एवं पोर्टनोवा स्थान पर निम्नांकित किस युद्ध के दौरान प्रमुख लड़ाइयाँ हुई थी। ठीक, तो इस स्थान पे कौन सी लड़ाई हुई थी? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, थर्ड एंग्लो मैसूर वार, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहली बात कि आपको सीरीज में लगाने के लिए कभी कभी आ जाएगी। दूसरी बात, आपको ये टाइम पीरियड इसका बताना होगा, कभी कभी आ जाएगा। और कब किसके किसके बीच में होता है ये भी आ जाएगा। तो आपको बता दें, फर्स्ट एंग्लो जो मैसूर वार हुआ था आपका, वो हुआ था 1767 से 69 के बीच। दूसरा आपका हुआ था 1780 और 84 के बीच। और तीसरा था 1790 और 92 के बीच। और चौथा हुआ था 1799। इस दोनों में देखेंगे अंग्रेज थे, एंग्लो, ठीक है। और यहाँ पे जो मैसूर का शासक था वो टीपू था, दूसरे में उसकी मौत हो जाती है। और इस दोनों में देखेंगे, सॉरी यहाँ पे हैदर है, ठीक है, हैदर, ठीक है, हैदर अली था। और दूसरे में हम लोग देखेंगे, इसमें होते हैं अंग्रेज, वेट, अंग्रेज, और यहाँ पे होता है टीपू, इसका पुत्र होता है। जब हैदर अली की सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में इसकी मौत हो जाती है, तो उसके बाद कमान उसके पुत्र संभालता है, टीपू सुल्तान, ठीक है। 1799 में इसकी भी मौत हो जाती है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जो इसका आंसर है वो है सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार आपका ये पोर्टनोवा स्थान पे हुआ था, जिसमें हम लोग देखेंगे अंग्रेज, निज़ाम, इस जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार है, इसमें अंग्रेज, निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम और मराठों की संयुक्त सेना होती है। और एक तरफ हम लोग देखेंगे मैसूर के हैदर अली की सेना होती है। और इन दोनों, ये जो संघ होता है, ये संघ जीत जाता है और हैदर अली यहाँ पे हार जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था आपका एंग्लो मैसूर वार, जो कि जिसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बता दिया। दूसरा अगर हम लोग देखें तो इसमें दिया है, दीवानी और निजामत सदर अदालतों के स्थान पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित किए गए। ठीक, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बताए जाएंगे कि जब वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर बनता है, तो वो कुछ कुछ जगहों पे दीवानी और जो है कि निजामत सदर दीवानी कह ले, ये और चाहे फिर निजामत या फिर फौजदारी अदालत कह ले, कोर्ट कह ले, उसे इस्टेब्लिश करता है। अभी देखेंगे इसके जगह पे कब जो है कि कलकत्ता, ये जो 3 प्रेसिडेंसियाँ हैं औपनिवेशिक काल की, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में, यहाँ पे 3 जगह उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। तो वो आपका टाइम पीरियड है 1865 ईस्वी, ठीक। 1865 में जो है कि उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। अगर हम वही सुप्रीम कोर्ट की बात कर ले, सर्वोच्च न्यायालय की, तो पहली बार औपनिवेशिक काल में हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट कह लें, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स टाइम पीरियड में आया था 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसी के तहत हम लोग देखेंगे 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। कहाँ पे? कलकत्ता में, ठीक है। इस सुप्रीम 1774 में बन के तैयार होता है, इसी अधिनियम के तहत इसकी नींव रखी जाती है और ये बन के तैयार हो जाता है। ये होता है कलकत्ता में। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं इलीजा इम्पे, कभी कभी पूछ देता है। तो ये मुख्य न्यायाधीश होते हैं और बाकी इनके 3 अन्य सहायक होते हैं। लेमेस्टर, इनके 3 सहायक और न्यायाधीश बनते हैं, लेमेस्टर, चैम्बर्स और हाइड, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपके। दूसरे यहाँ पे देखेंगे 1793 में एक चार्टर एक्ट आता है, जिसमें हम लोग देखेंगे बम्बई और मद्रास, बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाता है, यानी कि उनके कंट्रोल में कर दिया जाता है। दूसरा देखेंगे 1831 में हम लोग देखेंगे एक महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था, कोल विद्रोह, अंग्रेज सरकार के विरोध में। बुद्ध भगत यहाँ पे नेता होते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ ये कोल विद्रोह झारखंड में होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे 1833 का एक चार्टर एक्ट आता है और जिसके देखेंगे बहुत सारे कार्य हुए होते हैं। एक कार्य में हम लोग देखेंगे तो भारत में विधि आयोग की पहली बार स्थापना मैकाले के द्वारा होती है और इसे 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधि आयोग की स्थापना मैकाले करता है। और 1833 के चार्टर में और भी बहुत सारे प्रावधान होते हैं, लेकिन उनमें से एक मैंने आपको बताया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो आपका क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों ने निम्नांकित में से किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? ये आपके क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तो उसी से कुछ रिलेटेड है। तो आपने इसमें देखिए ऑप्शन दिया है कि जो किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटाया था, तो वो आपका ऑप्शन है ट्रीटी ऑफ ला शैपेल, ठीक। दूसरा है पांडिचेरी, सालबाई, मैंगलोर। तो इसका जो ऑप्शन है आपका वो है ट्रीटी ऑफ ला शापल की संधि। तो ये जो आपको 749 दिखा रहा है, ये आपका हुआ था जो ला शापल की संधि है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये जो एक मिनट, ये जो आपका हुआ था 1700 ट्रीटी ऑफ ला शापल थी, ये एंग्लो फ्रेंच वार हो रहा था जब यूरोप में, एंग्लो फ्रेंच, ये यूरोप में चल रहा था। एंग्लो और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य ये युद्ध चल रहा था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध में। तो इसी के टाइम ये संधि हुई थी और इसको समाप्त किया गया था। और भारत में देखें तो भारत में उस टाइम कर्नाटिक वार चल रहे थे, दो जगह दो परिप्रेक्ष्य में चल रहे थे कर्नाटिक वार। और इस कर्नाटिक वार में देखेंगे भारत के दो लोग जुड़े थे, एक हैदराबाद के निज़ाम थे, हैदराबाद के निज़ाम, और दूसरा देखेंगे इधर जो थे वो थे आपके कर्नाटक के नवाब, जिसमें देखेंगे कुछ किसी की सहायता अंग्रेज कर रहे थे और किसी की फ्रेंच, और ये लोग दोनों अपनी लालसा के लिए कर रहे थे, अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कर रहे थे और भारतीयों को लड़ा रहे थे। इसी में हम लोग देखेंगे जो पहला कर्नाटिक वार हुआ था इस टाइम, यहाँ पे भारत में देखेंगे 1746 से 48 में कर्नाटिक वार चलता है। और यहाँ पे देखेंगे यूरोप के संदर्भ में तो एंग्लो फ्रेंच वार चलते हैं, और जब ये संधि हो जाती है यूरोप में तो यहाँ भारत में भी ये युद्ध समाप्त हो जाता है। कर्नाटिक वार आपके 3 हुए हैं, 1746 से 48। दूसरा आपका हुआ है 1749 से 54। तीसरा 1758 से 63। ये आपके 3 कर्नाटिक वार हुए हैं। और आपको बता दें कि ये जो द्वितीय कर्नाटिक वार था इसमें ये पांडिचेरी की संधि हुई थी द्वितीय कर्नाटिक वार में, और तीसरी में पेरिस शांति समझौता हुआ था, पेरिस शांति समझौता हुआ था। और ये कर्नाटक वार जो भारत में हो रहा था वो समाप्त हो गया था। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कभी कि आपको टाइमलाइन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके सेमेस्टर में भी ये पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा ज़रूर से। तो पांडिचेरी आपकी हुई थी सेकेंड में, फर्स्ट में हुआ था कि फर्स्ट कर्नाटिक वार इससे समाप्त हुआ था। सालबाई की संधि बता दी थी 1782 में हुई थी, और ये संधि आपकी मराठा और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, मराठा प्लस अंग्रेजों के बीच में हुई थी। और ये साल भाई ग्वालियर मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी के ग्वालियर में एक जगह है, ग्वालियर का एक जिला है सालभाई, वहीं पे ये संधि हुई थी। और यहाँ पे आप दूसरा देख रहे होंगे मंगलौर की संधि 1784 में, ये आपको हमने बताया किस में हुआ था, मैसूर में, ठीक है। मैसूर जब एंग्लो मैसूर वार चल रहा था तब हुआ था ये जो है कि मैसूर मंगलौर की संधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूरोपीय नमूने के सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला प्रथम देशी राज्य कौन था? द फर्स्ट नेटिव स्टेट टू इनिशिएट मिलिट्री ट्रेनिंग टू द यूरोपियन मॉडल वाज, मतलब ऐसा कौन सा भारतीय राजा था, भारतीय राज्य था जो कि यूरोपीय की तरह सैनिकों को प्रशिक्षण देने लगा था, ऐसा कौन सा राज्य था? तो इसका जो आपका आंसर है वो मैसूर है। और मैसूर के हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो हैदर अली, ठीक है, टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने जो है कि इस कार्य को किया था। और डिंडीगुल में देखेंगे कभी कभी आ जाता है कि डिंडीगुल में शस्त्रागार किसने स्थापित किया था, तो वही हैदर अली ने जो है कि शस्त्रागार भी स्थापित किया था। और उन्होंने ये चीज़ें जो ट्रेनिंग थी वो फ्रांसीसियों की सहायता से की थी। इन्होंने फ्रांसीसियों की काफ़ी मतलब इनसे फ्रेंडशिप थी, फ्रांसीसियों से काफ़ी अच्छे इनके संबंध थे। दूसरा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन के नेताओं में होम रूल शब्द कहाँ से सदिश आंदोलन से ग्रहण किया गया, यानी कि कहाँ के आंदोलन से इस शब्द को ग्रहण किया गया, इस आंदोलन को लाया गया है? तो सबसे पहले बता दें जो ये होम रूल है वो लाया है एनी बेसेंट ने भारत में, एनी बेसेंट ने। और वो जो खुद थी वो आयरलैंड की महिला थी, और ये जो आयरलैंड में होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था उसी वहीं से ये लाया गया है। एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल आंदोलन मद्रास से शुरू किया था। बाल गंगाधर तिलक ने भी बाल गंगाधर तिलक ने भी पुणे में होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था। ये देखेंगे 1916 में जो होम रूल स्टार्ट हुआ था, और यहीं पे 1916 में जो हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वो भी स्टेब्लिश हुई थी। और ये कहीं ना कहीं मालवीय जी के साथ हम लोग देखेंगे बेसेंट का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश होने में।
इस टाइम देखेंगे 1916 में आपकी 3 यूनिवर्सिटी हुई थी, 1916 में बीएचयू और एसएनडीटी, और एक और आपका मैसूर का यूनिवर्सिटी है, वो भी जो है कि 1916 में ही इस्टेब्लिश हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि कौन सी ऐसी 2 यूनिवर्सिटी है, कौन सी ऐसी 3 यूनिवर्सिटी है जो 1916 में इस्टेब्लिश हुई थी, तो याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ है, पीवाईक्यू है आपका। दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखें तो वो है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित होने वाले भारतीय उदारवादी थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन इंडियन लिबरल हु अटेंड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो इसमें आपका ऑप्शन दिया है ए बी सी, ए बी डी, बी सी बी, बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक, इसमें तेज बहादुर सप्रू, वी एस श्रीनिवास शास्त्री, एम आर जयकर, शिवी चिंतामणि। कभी कभी आपको पूछ देता है कि किसने किसका प्रतिनिधित्व किया था। तो अगर उदारवादियों की बात करें तो वो थे तेज बहादुर जो है कि सप्रू उदारवादियों की तरफ थे, वी एस श्रीनिवास शास्त्री भी उदारवादियों की तरफ थे, शिवी चिंतामणि ये भी उदारवादी थे, एम आर जयकर हिंदू महासभा की तरफ से थे। हिंदू महासभा, एक और लोग थे हिंदू महासभा की तरफ जाकर के साथ, वो थे आपके हिंदू महासभा, वो थे आपके बीएस मुंजे, बीएस मुंजे। दलितों की तरफ अगर देखें तो दलितों की तरफ से बी आर अम्बेडकर थे, अम्बेडकर दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और ये तीनों जो है कि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड गोलमेज हुआ था, तीनों में ये जो है कि सम्मिलित हुए थे। ईसाइयों की तरफ देखें तो ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था केटी पाल ने, वेट, केटी पाल ने। ये सारे पीवाईक्यू आपके पूछे हुए हैं। और दूसरा अगर देखें सिखों का प्रतिनिधित्व आपका किया था संपूर्ण सिंह ने, संपूर्ण सिंह ने। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन है इसका टाइम पीरियड आपका 12 नवंबर 1930 से आपका 19 जनवरी 1931 है। ये आपका फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन का टाइम पीरियड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ है, ऑपरेशन पोलो जो है किससे जुड़ा हुआ है? भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जूनागढ़ से, या फिर हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से? तो आपको बता दें जो ऑपरेशन पोलो है वो है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। और इसी के तहत इसे भारतीय संघ में भारतीय स्वतंत्रता के बाद जो देशी रियासतों का प्रश्न उठा था, तो इसी सैनिक कार्रवाई के दौरान इसे भारतीय संघ में मिला लिया गया था। कुल 567 उस समय देशी रियासतें थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, उनमें से एक हैदराबाद और जूनागढ़ भी थे। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, इसमें आपको बता दें ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सारे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसमें ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में हुआ था, ठीक है, 1930 से 32 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉमनवेल्थ पत्र जुड़ा हुआ है, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है, यानी कि किसने इसे लिखा हुआ है? तो इसका आंसर एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्र को जो है कि इन्होंने लिखा है। तिलक की बात करें तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। गीता रस इनकी पुस्तक है, ओरायन इनकी पुस्तक है, इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई हैं। और इनकी बता दें 19 जब असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, तो असहयोग आंदोलन के पहले दिन इनकी डेथ हो गई थी। जो फर्स्ट डे था तभी इनकी डेथ हो गई थी तिलक की। दूसरा ये जो है कि जो गरम दल था उनमें से ये एक थे, गरम दल के नेता थे उनमें से लाल बाल पाल जो थे, लाल बाल पाल, उनमें से एक बाल गंगाधर तिलक भी थे। ठीक है, जो जीके गोखले थे ये उदारवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? जो शारदा अधिनियम था ये किस लिए लाया गया था? तो ये जो है कि विवाह की उम्र के लिए उनके एज एज को करने के लिए आया गया था कि एज क्या होनी चाहिए। तो ये जो शारदा अधिनियम था वो हरबिलास शारदा ने लाया था, और उन्हीं के नाम पे इसे शारदा अधिनियम कहा जाने लगा। और ये पीवाईक्यू पूछा हुआ है जेआरएफ में, यूजीसी नेट में पूछा गया है कि ये कहाँ के थे? तो ये राजस्थान के रहने वाले थे। हरविलास जो शारदा थे वो राजस्थान के रहने वाले थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। और इन्होंने इसको लाया, और इसके तहत 14 साल लड़कियों के लिए और 18 साल लड़कों के लिए जो है कि उम्र निर्धारित किया गया था। 1930 में, वेट, 1930 में इसे लागू किया गया था इस नियम को।
इसी तरह से कई सारे और भी अधिनियम लाए गए थे बाल विवाह से संबंधित। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी। जो कॉलेज आपके दिख रहे हैं सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी, तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये हिंदू कॉलेज है। सबसे पहले अगर किसी कॉलेज की भारत में स्थापना हुई थी, इसी की थी 1815 कह लें या फिर 17 कह लें, ठीक है। इसी टाइम पीरियड में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना के पीछे डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ और भारतीय पुनर्जागरण के पिता कह ले, जनक कह ले, राष्ट्रवाद के जनक कह ले, राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय, इन्होंने देखेंगे एक और कॉलेज 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। वेदांत सोसाइटी की भी इन्होंने स्थापना की थी। और सबसे प्रमुख कार्यों में अगर बात करें तो इन्होंने सती प्रथा जैसे कुप्रथा को समाप्त किया था। सती प्रथा जैसे कुप्रथा को 1829 में इन्होंने समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई थी राजा राम मोहन राय ने। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो कि 1875 में सर सैयद अहमद खां, ठीक है, सर सैयद अहमद खां द्वारा इसे स्थापित किया गया था। ये अलीगढ़ में है, अलीगढ़ में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो उस टाइम नेतृत्व कौन कर रहा था मराठा साम्राज्य का। शंभूजी, राजाराम, जीजाबाई, ताराबाई। इसकी तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले जाने कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में आपका अहमदनगर में हुआ था। और अगर मुगल साम्राज्य में बात करें तो सबसे लंबा टाइम पीरियड, सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला सबसे लंबा साम्राज्य जो है कि सबसे लंबे अधिक तक शासन किसने किया है, तो इसने ही किया है। और इसके बाद हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदारों की संख्या इसी के टाइम थी, सबसे ज़्यादा थे। और जबकि ये कट्टर जो है कि मुसलमान था, फिर भी इसका जो मकबरा है वो खुलदाबाद में है। इसकी जो डेथ हुई थी वो दक्कन में हुई थी, साउथ में हुई थी। और वहीं वहाँ पे इसका मकबरा है एक दरगाह के पास, दरगाह के कोने में है इसका। और इस टाइम देखिए जब इसकी मृत्यु हुई थी तो मराठा साम्राज्य का नेतृत्व एक महिला के हाथों में था। वो थी ताराबाई, जो कि राजा राम की वाइफ थी। ये राजा राम की वाइफ थी, पत्नी थी, और छत्रपति शिवाजी की छोटी बहू भी थी। और ये अपने अल्पवयस्क पुत्र के संरक्षिका के रूप में शासन करी थी। इन्हें देखेंगे मराठा साम्राज्य में एक वीरांगना की तरह पूजा जाता है। इन्होंने काफ़ी टाइम तक मुगलों से लड़ा था, पेशवा से लड़ा था। और इसके बारे में हम लोग जब मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे तो काफ़ी डिटेल से इनके बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में आप लोग इसका आंसर हमें देंगे। कमेंट में इसका आंसर आप लोग सभी लोग हमें देंगे कि रिंग ऑफ फेंस की नीति का संबंध किससे है। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने रिंग ऑफ फेंस की नीति अपनाई थी। लॉरेंस ने, डलहौजी ने, वॉरेन हेस्टिंग ने, लॉर्ड क्लाइव ने। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से थे। और इस PYQ सीरीज में हम आपको जो भी PYQ सीरीज पहले के हुए हैं उनके होमवर्क क्वेश्चन को डिस्क्राइब भी किया है, तो आप लोग उसे ज़रूर से देख लें। आज मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। जितने भी क्वेश्चन है वो UGC नेट JRF में पूछे हुए क्वेश्चन है। ये जितने भी आपको आज हमने क्वेश्चन कराया वो UGC नेट JRF, CET PG, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेट, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उन सारे क्वेश्चन में जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन सीरीज को जरूर देखें। ऐसी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के लिए, अच्छे क्वेश्चन के समूह के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को शुरू करिए। संकल्प आपका होगा, सहयोग हमारा होगा। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।